प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 40A करेंगे। 40 वर्कशीट है बच्चों। जैव प्रक्रम लेसन का नाम है। लेसन नंबर 6 है ये, जैव प्रक्रम। आज इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे श्वसन। तो देखिए क्या है। मानव श्वसन प्रणाली को विस्तृत रूप से कार्यों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुहाओं और नलियों को आपस में जोड़ने की प्रणाली को फुफ्फुस में वायु का संचालन करती है। तो नाक जो है वायु का संचालन करती है। वायु को गर्म और फिल्टर करता है ये। गर्सनी क्या करती है, वायु के लिए मार्ग जो श्वास नली की ओर जाता है वो गर्सनी होती है। स्वर यंत्र हमारे गले में होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। श्वास नली गर्सनी को श्वसनी से जोड़ती है। गर्सनी अथवा भोजन नली को श्वास नली से जोड़ती है। उपास्थि वल्य संरचना प्रदान करते हैं। इसमें उपास्थि वल्य होते हैं, उपास्थियों के बने वल्य होते हैं, छल्ले होते हैं बच्चों। ये श्वास नली को पिचकने नहीं देते। श्वास नली को खुला रखते हैं और श्वास नली में श्लेष्मा के साथ ही सिलिया नामक महीन बाल होते हैं जो वायु को फुफ्फुस अथवा फेफड़ों तक पहुंचाने से पहले फिल्टर करते हैं। फुफ्फुस होते हैं फेफड़े बच्चों, और सिलिया नामक छोटे छोटे बाल होते हैं, ये धूल कणों को रोक लेते हैं। श्वसनी गर्सनी अंत में दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और ये फुफ्फुस में प्रवेश करती है अथवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। फुफ्फुस देखिए बच्चों किस तरह से इसमें सांस लिया जाता है। सांस लेने की प्रक्रिया, ये फेफड़े हैं, पसलियों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। 24 पसलियाँ होती हैं अथवा 12 जोड़े पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़ी। सांस लेना, ऑक्सीजन युक्त वायु लेना यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के संकोचन के कारण होता है। यहाँ डायाफ्राम समतल हो जाती है जिससे वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए वक्षीय गुहा के अंदर दबाव कम हो जाता है और फेफड़ों के अंदर वायु चली जाती है। सांस छोड़ना CO2 का निष्कासन है। यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के स्थिरीकरण के कारण होता है और डायाफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है, इससे वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है। वायु का दबाव कम हो जाता है और फेफड़ों से बाहर वायु अथवा CO2 निकल जाती है। वह प्रणाली जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें फेफड़े अथवा फुफ्फुस कहा जाता है। श्वसनिकाएँ, श्वसन श्वसनिकाएँ। फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण वायु मार्ग जो फुफ्फुस की सतहों तक वायु पहुंचाते हैं, संकीर्ण अथवा पतला मार्ग, बिल्कुल थिन मार्ग, उन्हें श्वसनिकाएँ कहा जाता है। यानी श्वास नली आगे चल कर के छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें श्वसनिकाएँ कहा जाता है। तो आगे ये विभाजित होती रहती है और छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती रहती है जिन्हें श्वसनिकाएँ कहा जाता है। कुपिका वाहिनी छोटी शाखाओं का एक नेटवर्क जो श्वसनी से फुफ्फुस तक और अंततः कुपिका कोश में पहुंचती है। कुपिका फुफ्फुस में कार्यात्मक श्वसन इकाइयां जहां गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ये चित्र देखिए। इस चित्र में क्या है, एल्वेओलाई अथवा वायु कोश इनको कहा जाता है और केशिकाओं के बीच में गैसीय किस प्रकार से होता है ये इसमें दिखाया गया है। देखिए इसमें से ये ऑक्सीजन का परिवहन दिखाया है और ऑक्सीजन किस तरह से अवशोषित कर ली जाती है। हीमोग्लोबिन अथवा जो हमारे रक्त में RBC होती हैं वो ऑक्सीजन को, इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ दिया जाता है। फुफ्फुस के अंदर कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। केशिका होती हैं थिन, बिल्कुल थिन पतली वाहिकाएं होती हैं। केशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कुपिकाओं में छोड़ती हैं। कोशिका रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है।
उनकी दक्षता कम होती चली जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्ण के ऑक्सीजन लेकर के उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं और जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन वर्ण के हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, यानी ऑक्सीजन को अवशोषित करने में सहायता करता है। यह वर्णक लाल रंग का होता है जिसकी वजह से लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है, इसी की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। कुछ क्वेश्चन दिए बच्चों, इससे संबंधित उपास्थि वलय क्या होते हैं। उपास्थि वलय अथवा छल्ले, उपास्थियों के बने छल्ले, उपास्थि हड्डी और मांसपेशी के बीच की अवस्था होती है, यानी न तो बिल्कुल ठोस कठोर और न ही बिल्कुल नरम, यानी बीच वाली अवस्था की होती है। और ये छल्ले जो होते हैं हमारी श्वास नली में छल्ले होते हैं, ये जो हमारी श्वास नली को ढहने नहीं देते हैं अथवा पिचकने नहीं देते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये उसको बनाए रखते हैं। बड़े बहुकोशिक जीवों जैसे कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार से होता है। ऑक्सीजन परिवहन जो है वो इस प्रक्रिया से होता है, जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में। ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो, तो देखिए ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। फुफ्फुस के अंदर कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं को भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। कोशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कुपिकाओं में छोड़ती है, जबकि कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर के शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता जाता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है, यानी विसरण प्रक्रिया से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो सकता। तो ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो इस प्रक्रिया से नहीं हो सकता, विसरण प्रक्रिया से। इस उच्च दक्षता कम हो जाती है, क्योंकि उनकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्ण के ऑक्सीजन लेकर के उन ऊतकों तक पहुंचाने में मदद करता है और इस श्वसनी वर्ण को हीमोग्लोबिन कहा जाता है। सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम की प्रक्रिया को समझाएं। तो सांस लेने के दौरान क्या होता है, डायफ्राम इस तरह से गति करता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। ये दोनों पार्ट आप इसमें लिखेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है और डायफ्राम समतल हो जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं अथवा CO2 छोड़ते हैं तो मांसपेशियों का स्थलीकरण होता है, जिसके कारण से डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है और वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है। तो ये पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 40A। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।